आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताया करो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। तो चलो शुरू करते हैं। साइकोज मैड लव स्माइल विद हॉर्न्स भाग 38। उस आवाज को सुन और लाइट के जलते ही देवेश अपना चेहरा पीछे की ओर घुमाया। सामने के खड़ा था, अपने एक पॉकेट में हाथ डाले वही दूसरा हाथ हवा में उठा जिससे उसने एक पेनड्राइव पकड़ रखी थी। इसी के लिए आए हो न यहाँ, कहने के साथ के ने पेनड्राइव की ओर इशारा किया। देवेश ने एक नज़र के चेहरे को देखा, फिर पेनड्राइव को उसने अचानक से कुछ के की ओर फेंक दिया। वो एक मोटी बुक थी जो सीधे के हाथ पर आके लगी और पेनड्राइव छूटकर कोने में जा गिरी। के कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही देवेश उसकी ओर भागता हुआ बढ़ा और एकदम से झुकते हुए रुका। टाइल स्लिपरी थी तो वो अपने आप ही फिसलते हुए आगे चलता गया और के पैरों पर लात मारी। के संभल नहीं पाया और धड़ाम से नीचे। मौके का फायदा उठा देवेश ने जाके वो पेनड्राइव उठा ली। उसकी निगाहें रूम की खिड़की की ओर गई, जिसकी ओर उसने दौड़ लगाई और खिड़की के पास आते ही कूद पड़ा। खिड़की ग्लास की थी जो उससे टकराते ही टूट गई, जिसके टुकड़ों के साथ देवेश नीचे गिरा। वही के भागता हुआ खिड़की के पास आया और नीचे की ओर झांका। इससे पहले गार्ड्स उस एरिया में पहुंचते देवेश दीवार को फांद कर वहां से निकल गया। के बस अपनी खाली आंखों से ये दृश्य देखता रह गया। एडी के घर अनस को वही कमरा, बीचों बीच एक टेबल जिस पर लैपटॉप रखा था और अनस उसके सामने बैठा कुछ कर रहा था। दीपा भी उसी के बगल में टेबल से हाथ टिकाए खड़ी थी और लैपटॉप में झांक रही थी। के और उसकी फैमिली के साथ डिनर पर देवेश नहीं अनस था, उसका वेश धारण किए। जल्दी करना, दीपा ने जरा जिज्ञासा से कहा। अनस, जिसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ रही थी, कर तो रहा हूं ना, जरा सब्र रख। दीपा ने आंखें घुमा दी। तभी कमरे के दरवाजा खुला और एडी के साथ देवेश अंदर आया। उसने हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें उसके हाथ पर लगे घाव नजर आ रहे थे जिन पर बैंडेज लगा हुआ था। ग्लास विंडो के टूटे टुकड़ों ने उसे घाव दे दिया था। काम हुआ या नहीं? एजेंट एंडी ने टेबल के पास अनस के पीछे खड़े होते हुए पूछा। अनस ने कोई बटन क्लिक किया, जस्ट बॉस हो गया। देवेश भी एडी के बगल में आकर खड़ा हुआ। दीपा ने एक नजर उस पर डाली। तुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा क्या जो खिड़की से कूद पड़ा? नहीं कूदता तो ऊपर का रास्ता जरूर दिख जाता, देवेश ने मुंह बनाए कहा। वही दीपा ने हाथ आगे कर उसके नाक को टच किया। देवेश ने उसे घूरते हुए देखा तो उसने दांत दिखा दिया। देवेश के नाक पर भी बैंडेज लगा हुआ था और ये लड़की उसे छेड़ रही थी। बॉस, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। अचानक अनस की आवाज उनके कानों में पड़ी। वॉट? देवेश एकदम से उसकी ओर झुका और लैपटॉप की स्क्रीन देखने लगा। हाँ पाजी, इस पेनड्राइव में उसके अगेंस्ट ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम साबित कर सके कि वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। इसमें बस कुछ फोटोज और एक वीडियो है, अनस ने उन्हें बताया। डैम, शो मी द फोटोज एंड वीडियो, एडी जरा गुस्से से बोला, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अनस ने उन सभी को वो सारी फोटोज दिखाए जिसमें कुछ खास नहीं था। एक न्यूबॉर्न बेबी की पिक्स थी जो ज्यादा तो नहीं, बस यही कुछ 4-5 महीने का होगा। वो के की गोद में सोया हुआ था जिसे वो प्यार से निहार रहा था। अगली पिक्चर में वो, देविका जी और बच्चा तीनों साथ में थे। और जो वीडियो थी वो के ने खुद बनाई थी उस बच्चे की। वो उंगलियों से उसके टमी को रगड़ कर रहा था जिससे वो बच्चा खिलखिलाकर हंसते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता। बच्चे के सिरहाने देविका जी भी बैठी थी। शीट, एडी ने एकदम से उस लैपटॉप को ही उछाल फेंका। वो गुस्से से बौखला गया था। बेवकूफ बना दिया उस के ने हमको। गॉड, इतनी मेहनत बेकार चली गई। उसने गुस्से से टेबल को भी ठेल दिया। बॉस काम डाउन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अनस ने उसे शांत कराते हुए कहा। ही इज राइट बॉस, उसे ये नहीं पता कि देवेश ही पेनड्राइव लेकर आया है। इस बार उसने चकमा दे दिया तो क्या हुआ, अगली बार वो ऐसा नहीं कर पाएगा। दीपा ने भी अनस के बातों में सहमति जताई। वही एडी की निगाहें देवेश पर गई जो खामोश सा वहां खड़ा था। नवंबर का महीना चल रहा था, चारों ओर ठंड भी थी। रात का पहर। अभी और इंद्र इस वक्त विनाश के साथ थे और उससे बातें कर रहे थे। तीनों लिविंग एरिया में सोफे पर बैठी थे। मम्मी ने अभी तक इसकी पनिशमेंट कम नहीं की है, इतनी ठंड में ही बेचारे को लिविंग एरिया में सोना पड़ता है। अभी विनाश को बताते हुए इंद्र की किल्ली उड़ा रहा था। वही इंद्र बेचारा शर्मिंदगी के साथ बैठा हुआ था। कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे भाई ने ऐसा काम भी तो किया है। इतनी छोटी सी मिसअंडरस्टैंड होने पर घर कौन छोड़कर भाग जाता है, विनाश ने शांत लहजे से कहा। वही तो आंटी, ये एकदम बेवकूफ है, कहते हुए अभी ने इंद्र के सिर पर टपरी मार दी। तभी घर का दरवाजा खुला और देवेश अंदर आया, अपने कोट को लहराते हुए। तीनों का ध्यान उस पर गया।
गुड नाइट पम्मा। देवेश ने एक नजर विनाश पर डाली और वहां से सीढ़ियों की ओर जाने लगा, लेकिन तभी विनाश ने उसे रोक लिया। ओए रुक जरा, ये तेरे नाक पर क्या हुआ है? देवेश ने अपनी नाक ढक ली और उसकी तरफ मुड़ा। कुछ नहीं पम्मा, ब्लेड से पेपर कट कर रहा था, बेध्यानी में नाक पर कट लग गई। ही, ज्यादा कुछ नहीं। देवेश साफ साफ कोई बहाना बना दिया। एक लगाओ, तुझे दांत दिखा रहा है बेशर्म। चुपचाप बैठ और डिनर कर ले, कहते हुए विनाश ने डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया। मैं तो कहता हूं लगा ही दो आंटी, वो भी एक नहीं दो। एक मेरी तरफ से। ये अपना ख्याल ही नहीं रखता है, अभी ने कहते हुए आग में घी डालने का काम किया, जिस पर देवेश ने उसे घूरा। चिंटू के बच्चे मुंह बंद रख अपना। और पम्मा, कहते हुए वो विनाश के पास आया। मुझे भूख नहीं है, आप खा के सो जाइएगा। उसने अपनी बात खत्म की और बिना किसी की सुने ऊपर चला गया। विनाश ने अपने हाथ झटक दिए। हाय, न जाने हो क्या गया है मेरे बच्चे को, ना ढंग से खाता है नहीं ढंग से बात करता है, मैं क्या करूं इसका? विनाश कहते हुए अपना सिर पकड़ नीचे बैठ गया। अभी फटाफट उसके पास आया। आंटी, मुझे लग रहा है कि किसी की नजर लग गई है उसे, उसकी झाड़ फूंक करवाओ आंटी। विनाश ने मुंह बनाए उसे देखा। क्या आइडिया है बेटा, मुझे भी यही लग रही है, अब झाड़ फूंक करवानी ही होगी इसकी। कहने के साथ उसने अभी के गालों को खींच लिया। वही इंद्र चुपचाप सोफे पर बैठा रहा, उसकी निगाहें तो ऊपर की ओर थी। देवेश के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जो एकदम से बंद हो गया। रात का गहरा पहर था, इलाके के सभी घरों की लाइट ऑफ थी, जिसका साफ मतलब था सभी सो रहे हैं, लेकिन एक देवेश को छोड़ उसके कमरे की लाइट अब भी जल रही थी, जो कि एक डिम लाइट थी। वो अपने कमरे में तो नहीं था, लेकिन था किसी चीज की तलाश में। विनाश के कमरे में मौजूद वो बिना कोई आवाज किए अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था, जो उसे फाइनली मिल ही गया, जिसे देख उसके होंठों पर विजयी मुस्कान आ गई। उसने मुड़ देखा तो विनाश बेड पर सोया हुआ था। कदम फूंक फूंक कर रखते हुए वो कमरे से बाहर निकल आया और ऊपर अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां पहले से ही बेड पर उसका लैपटॉप ऑन पड़ा था और वही वीडियो चल रही थी, उसमें के संग उसकी बीवी और बच्चे की। देवेश आकर लैपटॉप के सामने बैठ गया। उसके हाथ में एक एल्बम थी, जिसका कवर पलटते ही एक फोटो सामने आए। वो उसकी खुद की फोटो थी, जब वो यही कुछ 6 या 7 महीने का होगा। अपनी फोटो देखते ही देवेश ने एक नजर लैपटॉप पर मारी। काफी मिलते जुलते थे वो, या यूं कहे दोनों एक ही थे। ये क्या पंगा है यार, देवेश खुद में ही बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। उसकी नजर साइड में पड़े अपने फोन पर गई, जिस पर जूही इन कॉलिंग शो हो रहा था। देवेश ने उसका कॉल रिसीव कर लिया। हाँ बोलो जूही, डिनर को छोड़ तुम अचानक से कहाँ चल दिए थे? देवेश ने शांत लहजे से जवाब दिया। कुछ अर्जेंट काम के चलते निकलना पड़ा। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? जूही, परेशानी की ही बात है। यहाँ डैड बौखला गए हैं क्योंकि कोई उनका पेन ड्राइव चुरा ले गया है, जिसमें मेरे बड़े भाई की यादें कैद थी। एक्चुअली डैड को उसे बहुत प्यार करते हैं हम, फिर तो ये काफी गंभीर मामला है। कहते हुए देवेश ने लैपटॉप को क्लोज किया और उसमें लगे पेनड्राइव को निकालकर आराम से बेड के क्राउन से पीठ लगाए बैठा और पेनड्राइव को उछालते हुए बोला, सो चोर का कुछ पता चला? कहाँ? सारे सीसीटीवी कैमरेस में भी उसका नामो निशान तक नहीं। ना जाने क्या होगा। जूही परेशान सी कहती है। देवेश, टेंशन न लो, चोर मिल ही जाएगा। जूही, होप सो। ऐसे ही जूही से बतलाने के बाद देवेश ने कॉल कट किया। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कान थी। पेनड्राइव को वो अब भी उछाल रहा था, जिसे गौर से वो देख भी रहा था। ढूंढते रह जाओ, चोर तो मिलेगा नहीं। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। देवेश उठकर खिड़की के पास आया और उसे बंद करने लगा तो निगाहें किसी चीज पर पड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। टू बी कंटिन्यू। अगर आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।